हाय एवरीवन, फिनॉल्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में फिनॉल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि फिनॉल एसिडिक क्यों है। और उसका कारण था कि जो फिनॉल का कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन वह फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है और कई वजह थे। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमने देखा था कि यदि फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो, तो इस केस में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है एक नॉर्मल फिनॉल के तुलना में, और यह नॉर्मल फिनॉल से कम एसिडिक होता है यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो। और फिर इसको हम लोग पीके वैल्यू के आधार पे कंफर्म किए थे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का के वैल्यू तो बड़ा होता है लेकिन पीके का वैल्यू उसका क्या होता है, छोटा। अब यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है, पारा पे हो सकता है। तो जब अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नंबर अलग अलग हो सकता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कभी दो, कभी तीन, ऐसे करके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आधार पे एक्सप्लेन करेंगे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला एक्सप्लेन करेंगे कि यदि फिनॉल में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नंबर के आधार पे उसको यदि एक्सप्लेन किया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज with the increase of the number of इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कब? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का संख्या बढ़ने से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का संख्या होगा बेंजीन रिंग में वह फिनॉल उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसको हम लोग कन्फर्म करेंगे डाटा के साथ कि आप एक नॉर्मल फिनॉल लो, उसके बाद आप फिनॉल में एक NO2 ग्रुप लगा दो, ऑर्थो या पारा कहीं भी। उसके बाद आप फिनॉल में दो NO2 ग्रुप लगा दो, एक ऑर्थो और एक पारा पे। और फाइनली आप फिनॉल में तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। ऐसा तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। तो यहाँ केवल ओरिजिनल फिनॉल मॉलिक्यूल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आया, इसमें दो और इसमें तीन। और जैसा कि हम लोग लिखे हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का संख्या होगा फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा फिनॉक्साइड को उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और इसके H+ रिलीजिंग टेंडेंसी को उतना ही इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। फाइनली हम लोग इसको कन्फर्म करेंगे pKa डाटा से, जो pK वैल्यू है उसके आधार पे। तो pK वैल्यू फिनॉल का 9.91, इसका 7.23, उसके बाद इसका 4.0 और इसका 0.71। यह जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको कि हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इस पिक्रिक एसिड का वैल्यू देख रहे हो कि pK का जो वैल्यू है वह 1 से भी कम है। और इतना कम pK वैल्यू इंडिकेट करता है कि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एज मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस एसिड के इतना जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 0 से कम pK वैल्यू मिनरल एसिड का ही होता है। तो यह ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोल रहे हैं, यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। और उसका साफ सा रीजन है कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे कि फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करेंगे, जो फिनॉल के H+ रिलीजिंग टेंडेंसी को बढ़ाएगा।
तो इस पी के वैल्यू के आधार पे जो है हम लोग कन्फर्म कर देते हैं फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उससे ज़्यादा डाइनाइट्रोफिनॉल और सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो दिस वन, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पोजीशन की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पोजीशन की बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हैलोजन है, दूसरा OH है, NH2 भी है, ऐसा। तो सबसे पहला ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होंगे। उसका एक कारण क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो ये चारों हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से है ज़्यादा। उसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन का अधिक है और यहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो उस हिसाब से क्या होगा कि यदि फिनाइल रिंग में कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है ऐसा, तो यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ -I इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसको हम लोग -I इफेक्ट बोलते हैं। वही काम इसमें भी होगा और वही काम इसमें होगा। बट एट द सेम टाइम ऑल दिस 3 ग्रुप्स कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो -I इफेक्ट के चलते तो ये सभी कार्बन के सिग्मा को विड्रॉ करेंगे, लेकिन ठीक उसी समय सब में देखो कि जो एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा उस पे लोन पेयर है, और लोन पेयर वाले ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ +R इफेक्ट। तो यहाँ आप सिग्मा का विड्रॉवल दिखा रहे हो तो चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना दिए, लेकिन जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो अब तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। तो हम लोग को अब कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला एबिलिटी ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -I इफेक्ट ओवरकम करेगा या +R इफेक्ट ओवरकम करेगा, इसको देखना है। +R इफेक्ट ओवरकम तब करेगा जब यहाँ इस ग्रुप और ये कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है या बनना आसान हो। और यह पाई बॉन्ड बनता कब है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और साइड वाइज ओवरलैपिंग बेहतर कब होता है? जब दोनों एटम के ऑर्बिटल्स एक जैसे हों, ऑर्बिटल का साइज एक जैसा हो, शेप एक जैसा हो, तब। फ्लोरोबेंजीन तो हम लोग लेते नहीं हैं। अब लोगे आप क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। यदि आप यहाँ क्लोरीन लेकर के चलते हो तो क्लोरीन का रहेगा 3p ऑर्बिटल या लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में, और यहाँ जो कार्बन है उसका रहेगा 2p ऑर्बिटल। अभी 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल के साइज को कंपेयर करोगे तो ऐसा अंतर है, 3p ऑर्बिटल का साइज काफ़ी बड़ा है। तो जब आप ऐसे दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दिखाओगे तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगा। एक ऑर्बिटल काफ़ी बड़ा और दूसरा ऑर्बिटल काफ़ी छोटा, तो यह साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिवली नहीं होगा, तो यह पाई बॉन्ड इफेक्टिवली नहीं बनेगा। मतलब हैलोजन जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के तरफ देगा +R इफेक्ट के थ्रू, लेकिन उसके चलते जो पाई बॉन्ड बनेगा उस पाई बॉन्ड का बनना फेवर में नहीं है, क्योंकि वह पाई बॉन्ड बन रहा है हैलोजन मतलब क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल से और कार्बन का 2p, और दोनों ऑर्बिटल्स के साइज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और अंतर होने के चलते एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, जिसलिए चलते पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना आसान नहीं होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यहाँ कम होगा, विड्रॉइंग ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो उसके लिए ऑर्बिटल ओवरलैप तो करना नहीं है, बस सिंपली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हैलोजन का +R इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव हुआ -I। तो इस हैलोजन को हम लोग डोनेटिंग ग्रुप ना बोल करके ओवरऑल इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस आधार पे? -I इफेक्ट के आधार पे। अब हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ते जाता है इसका प्रभाव कम होते जाता है। तो उस हिसाब से यदि आप एसिडिक नेचर को कंपेयर करोगे तो फिनॉल में ऑर्थो पे यदि क्लोरीन है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो OH के सबसे नज़दीक है। इससे कम होगा मेटा वाला, इससे कम होगा पारा वाला, और सबसे कम एसिडिक होगा केवल ओरिजिनल फिनॉल रहेगा। सो ऐसा
हम क्या बोले कि क्लोरीन का दोनों है प्लस आर माइनस आई, लेकिन ओवरकम करेगा माइनस आई, और माइनस आई जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये ऑर्थो वाला तो सबसे नज़दीक है, इससे दूर है मेटा वाला, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, और इससे भी दूर है पारा वाला, एकदम अपोजिट चला गया। तो जितना नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा विड्रॉ करके फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करेगा और H+ रिलीजिंग टेंडेंसी को बढ़ाएगा फिनॉल का। तो ऑर्थो हेलोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाई मेटा हेलोफिनॉल, देन पारा हेलोफिनॉल, एंड ओनली ओरिजिनल फिनॉल इज वेरी लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू ऑल दिस थ्री। ई हुआ हेलो बेंजीन रहा तो तब यह सीक्वेंस होगा ऑर्थो मेटा पारा का। लेकिन यदि कोई और हो, OH NH2 वगैरह हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मान लो कि बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ है, OH तो है ही, तो फिनॉल तो ही ओरिजिनली रहा अपना। मान लें यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसा, तो ठीक है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। लेकिन यहाँ एक ही नॉर्मल कार्बन ही है, देखो कार्बन का जो नॉर्मल कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन का 3.0 है, बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। साथ ही साथ अब जो ये वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉर्मल कार्बन से ज़्यादा होगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा होने वाला है। तो अब जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा होगा तब तो ये डिफरेंस और कम हो जाएगा ना, तो ये जो नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो तो अब और कम करेगा। एंड एट द सेम टाइम दिस लोन पेयर गेट डिलोकलाइज्ड ओवर दिस फिनाइल रिंग, और यदि ऐसा हुआ तो इसके चलते इसमें यहाँ प्लस आर इफेक्ट होगा। तो एक तो इंडक्टिव के चलते उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर नहीं पा रहा है, और ये लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ प्लस आर हो रहा है, और यह प्लस आर काफ़ी इफेक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वह पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन का 2p और कार्बन का भी 2p, तो दोनों 2p ऑर्बिटल है तो दोनों का साइज सेम होगा, तो देखो एकदम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा मतलब ये रेजोनेंस को इन्हांस करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि NH2 के केस में जो माइनस आई इफेक्ट है ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जा रहा है, जबकि प्लस आर इफेक्ट ओवरकम कर जा रहा है। तो ओवरऑल इस NH2 को हम लोग बोलेंगे कि प्लस आर इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं है, और जब प्लस आर है तो ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम नहीं करेगा। तो खैर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला में आ गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में यदि हम लोग यहाँ नाइट्रो ग्रुप ले तब क्या होगा? अलग अलग केस, सब में फिनॉल नहीं, अब हम लोग फिनॉक्साइड लेते हैं, और एक बार यहाँ पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ा जाए, पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पे फिर मेटा पे, और एक ओरिजिनल फिनॉल लो आप, या ओरिजिनल फिनॉक्साइड लो। सबके स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, दिस वन इज पारा सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, मेटा सब्सटीट्यूटेड, एंड लास्ट वन इज अनसब्सटीट्यूटेड। तो हम लोग ये सारे फिनॉक्साइड के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका pKa का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा, उसके लिए pKa का वैल्यू सबसे कम होगा। अभी यदि pKa वैल्यू की यदि बात करोगे तो इस पारा का जो pKa वैल्यू है 7.15 होता है, इसका 7.23 होता है, इसका 8.40 और केवल इसका 9.98 फिनॉल का pKa वैल्यू है। यदि यहाँ H लगा हुआ रहे तो यह पारा का pKa वैल्यू सबसे कम है, जो बता रहा है कि यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ,
मतलब ये जो आयन है ये मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसके बाद ये ऑर्थो, सबसे कम मेटा और सबसे कम पारा। तो पारा सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जबकि तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। इससे स्टेबल होने का मतलब कि इसका नेगेटिव चार्ज को कम करना है। तो नेगेटिव चार्ज हटेगा तब जब इसका इलेक्ट्रॉन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन कम कब होगा जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जबकि ये तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तीनों ज़्यादा स्टेबल होंगे उससे, इसलिए ये तीनों ज़्यादा एसिडिक होंगे उसके तुलना में। अब ये तीनों में कंपैरिजन करूँ तो देखो NO2 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के पीछे कारण है कि नाइट्रोजन तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके चलते इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी और इन्हांस कर जाता है, बढ़ जाता है। रेजोनेंस के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप यहाँ शिफ्ट करो तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो समझोगे तो ये बनेगा फिर कैसा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप इसको यहाँ करोगे और इसको यहाँ, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस आ जाएगा यहाँ। अब जो यह नेगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज करेगा इस तरफ ऐसे, और यहाँ से फिर कुछ ऐसा हो जाना है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और O पर माइनस। तो ये जो कार्बन का नेगेटिव था वह नेगेटिव को डिलोकलाइज कर दिया या ग्रुप, और इसको स्टेबल बना दिया। वही चीज़ यहाँ होगा कि जब इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये ऐसा बन जाना है, देखो ऐसा, और ये कुछ हो जाएगा ऐसा। और इसका भी वही कहानी होना है अब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस, और इस जगह पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ऐसे। तो यहाँ भी इस कार्बन के नेगेटिव को ही कम कर दिया। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस के कारण या जो NO2 ग्रुप है वो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर दे रहा है और इस फिनॉक्साइड को स्टेबल बना दे रहा है, इसलिए जो है ये दोनों ज़्यादा होगा। अब मेटा में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। जब आप मेटा का रेजोनेंस दिखाओगे तो इसको आप यहाँ करो और इसको आप यहाँ करो, तो क्या होगा, तो होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड ये ख़त्म, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। अगला बार में आप इसको यहाँ दिखाओगे और इसको यहाँ दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ देखो तो ये कार्बन पे माइनस आया, यहाँ भी कार्बन पे माइनस आया, तो ना तो यहाँ NO2 था ना तो यहाँ NO2 यहाँ है, यहाँ मतलब इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। तो ये कार्बन के नेगेटिव को डिलोकलाइज करने का इसमें एबिलिटी नहीं है जब वह ग्रुप मेटा पे जुड़ा हुआ है। तो जब ये कार्बन के नेगेटिव को ख़त्म कर ही नहीं पा रहा है तो इसको स्टेबलाइज पूरा कहाँ से बनाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी केवल होगा -I के चलते। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -I के चलते, जबकि E दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है दोनों के चलते, -I भी और -R भी। -I क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, -R का है कि पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है। तो उस हिसाब से ऑर्थो शुड बी मोर स्टेबल देन पारा, क्योंकि देखो रेजोनेंस वाला फैक्टर तो दोनों में है। और इंडक्टिव की बात करोगे तो इंडक्टिव में नज़दीक ये वाला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा भी ड्रॉ करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, पीके का वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पारा ज़्यादा एसिडिक है, और पारा ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब कि पारा वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो उसका एक ही रीज़न दिया जा सकता है कि यहाँ जो ये 2 ग्रुप अगल बगल हैं तो मे बी कि ये दोनों में स्टेरिक हिंडरेंस हो, और स्टेरिक हिंडरेंस होने के चलते जब ये ग्रुप दूर जाएगा तो इसका प्लानरिटी डिस्टर्ब होगा और रेजोनेंस यहाँ कम हो सकता है। तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट कम हो जाएगा फिर, और यहाँ ये ग्रुप दूर है तो इसमें कोई हिंडरेंस वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ रेजोनेंस पूरा रहेगा 100%। यहाँ इंडक्टिव ज़्यादा होगा, यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और इंडक्टिव रेजोनेंस को कंपेयर करोगे तो रेजोनेंस हमेशा ओवरकम करता है इंडक्टिव को। तो ओवरऑल ई मोस्ट स्टेबल, दैट्स वाई दिस पारा नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल विल बी मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाई ऑर्थो एंड मेटा, एंड ओनली ओरिजिनल फिनॉल इज वेरी लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू ऑल दीज। तो जब आप ले रहे थे हेलोबेंजीन तो वहाँ रेजोनेंस का फैक्टर तो काम कर नहीं रहा था, तो केवल इंडक्टिव के आधार पे आप उसको कंपेयर किए तो उसमें से ग्रुप जितना नज़दीक था वह उतना ज़्यादा एसिडिक हो रहा था, ऑर्थो सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर पारा। लेकिन आप यहाँ वैसा ग्रुप लिए जिसमें -I और -R दोनों है, तो इस केस में जब दोनों रहेगा तो
ऑर्थो और पारा के केस में दोनों ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए दोनों ज़्यादा एसिडिक होगा। मेटा में केवल माइनस आई है, माइनस आर नहीं है, तो कम। अब ऑर्थो और पारा में भी, पारा में माइनस आर ज़्यादा है और इसमें माइनस आई ज़्यादा है, तो जिसमें माइनस आर ज़्यादा होगा फिर वो ओवरकम करेगा और वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसलिए पारा वाला जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो ये आप एक्सप्लेन किए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नंबर कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन में आप अलग अलग देखें कि यदि हैलोजन रहेगा तब ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर मेटा, फिर पारा। लेकिन यदि NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पारा विल बी मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय ऑर्थो एंड देन मेटा। अब हम लोग बात करेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तब क्या होगा। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि रहे तब क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप लो जैसे फिनॉल के बाद आप सब्स्टिट्यूटेड लो मेटा मिथाइल फिनॉल, उसके बाद पारा और ऑर्थो। दिस इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड, पारा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। पीके वैल्यू के आधार पे कंपेयर करेंगे हम लोग तो ओरिजिनल फिनॉल का तो 9.98 होता है, इसका 10.08, इसका 10.14 और जो ऑर्थो है उसका 10.28। ऑल दीज आर क्रेसोल, दिस इज मेटा क्रेसोल, दिस वन इज पारा क्रेसोल एंड दिस वन इज ऑर्थो क्रेसोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीके वैल्यू दिस फिनॉल विल बी मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय मेटा क्रेसोल, देन पारा क्रेसोल एंड ऑर्थो क्रेसोल विल बी लिस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक होगा। तो इसको आप किस आधार पे एक्सप्लेन करोगे। तो देखो यहाँ यह जो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप में भी दो चीज़ है। पहला कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो यह तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जब कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन किसी के तरफ दे करके नेगेटिव चार्ज को कम करना चाहेगा। मतलब यहाँ इस पूरे ग्रुप का हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन किसी के तरफ दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम हेयर हाइपर कंजुगेशन में ऑल्सो अकर, ये हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है कि यह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे इधर, ऐसे प्लस आ जाए इस पर हाइड्रोजन पे। तो इस अल्काइल ग्रुप में दो चीज़ हुआ, एक प्लस आई हुआ और दूसरा हाइपर कंजुगेशन हुआ। तो इस प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों के आधार पे जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके एसिडिक नेचर को। तो देखो यह हाइपर कंजुगेशन होगा कब, जब ग्रुप रहे ऑर्थो और पारा पर। मेटा पर जब ग्रुप लगा हुआ है तो हाइपर कंजुगेशन कभी नहीं होगा, और हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो केवल आई होगा, और जब केवल आई होगा तब कम ही इलेक्ट्रॉन देगा, और कम इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तीनों देगा, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी। लेकिन ई दोनों इलेक्ट्रॉन देगा दोनों तरीके से, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी और इंडक्टिव इफेक्ट के भी थ्रू। लेकिन ई मेटा वाला केवल देगा इंडक्टिव के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू नहीं देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कम है, दैट्स वाई ज़्यादा एसिडिक होगा। और बोलोगे अब कम क्यों है, आप बोलोगे कम क्यों है, तो देखो इसको एक्सप्लेन करो। ये माइनस है, ये ऐसा है, तो आप यदि इसको ऐसे दिखाना चाहो, सपोज कि इसको यहाँ करो, तो इसको आप यहाँ करोगे तो यहाँ आएगा प्लस, सपोज, तो इस प्लस को स्टेबल करने के लिए इसको आप यहाँ कर दोगे तो फिर आ जाएगा प्लस यहाँ। लेकिन यदि आप इस जगह को देखते हो तो यहाँ आप ऐसे देखो इसको, यहाँ आप इसको ऐसे देखो कि ई जाएगा यहाँ तो इस पर आ गया प्लस, फिर आप इसको किए यहाँ तो इस पर आ गया प्लस। अब इस कार्बन पे प्लस आया तो अब ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा ऐसे, और इसके प्लस चार्ज को ख़त्म कर देगा और इसको स्टेबल बना देगा। देखो ऐसा। तो इसमें क्या है कि जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि यहाँ प्लस इस पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये प्लस वाला को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से ऑर्थो में होगा, वैसे ही ऑर्थो में होना है कि जिस पर प्लस आएगा उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ना,
ऐसे, तो इसको आप यहाँ करोगे तो इस पर आ जाएगा प्लस, और इस पर प्लस आएगा तो देखो तुरंत से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका प्लस चार्ज को हटा देगा। तो ई दोनों में क्या है कि जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है उसी को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पारा और ऑर्थो में, तो उसी को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके लिए फायदेमंद हुआ। लेकिन इसमें प्लस आ रहा है ऑर्थो पारा कार्बन पे, जबकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेटा को, तो क्या काम का है, कोई काम का नहीं है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ई दोनों में बोलोगे तो कौन, तो ई दोनों में ऑर्थो वाला कम इसलिए होगा, देखो हाइपर कंजुगेशन दोनों में हो रहा है। अब इंडक्टिव ज़्यादा किस में होगा, तो इंडक्टिव ज़्यादा होगा ऑर्थो वाला में, क्योंकि यह ग्रुप नज़दीक है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पारा वाला दूर है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना कम दे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा ना। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दिया मेटा वाला, उससे कम पारा वाला, और सबसे कम ऑर्थो वाला, सॉरी सबसे कम इलेक्ट्रॉन दिया मेटा वाला और उससे ज़्यादा दिया पारा वाला, और पारा वाला से भी ज़्यादा दिया ऑर्थो वाला, इसलिए वो सबसे कम एसिडिक हो गया। तो यह एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अलग अलग सब्स्टिट्यूशन के आधार पे कि कौन से ग्रुप्स किस पोजीशन पे रहेंगे तो उनका क्या होगा एसिडिक नेचर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप कंसेप्ट को यदि समझ जाते हो तो आसानी से इसको सीख जाओगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब यदि हम लोग ऐसे कंपैरिजन करें कुछ ग्रुप्स लेकर के, ऐसे आप लो, एक आप ले लो OH मेटा पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो, मेटा मिथॉक्सी फिनॉल, फिर आप लोग मेटा पे NH2 लगा दो, लोन पेयर है सब पे, दिस इज मेटा अमीनो फिनॉल। उसके बाद फिर आप केवल ओरिजिनल फिनॉल लो, और एक बार आप ऑर्थो पे कुछ ग्रुप लगा दो, ऑर्थो पे सपोज मिथॉक्सी लगा दो, और इस सब के एसिडिक नेचर को आप कंपेयर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग पीके वैल्यू की ओर जाएं, तो जो पीके वैल्यू है मेटा मिथॉक्सी फिनॉल का 9.65, 9.87, इसका 9.98, और जो ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल है इसका 10.0। तो इस हिसाब से तो यह मेटा मिथॉक्सी फिनॉल विल बी मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय मेटा अमीनो फिनॉल, देन फिनॉल, एंड ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल विल बी लिस्ट एसिडिक। अब इसके एसिडिक नेचर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ जो यह मेटा मिथॉक्सी फिनॉल है यह सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों हो रहा है, तो यह सबसे ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, इसका मतलब इसका फिनॉक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो देखो अभी हम बताए कि जो यहाँ ऑप्शन पे 2 लोन पेयर है या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर के चलते इसमें होगा +R, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे होगा -I। वैसे यहाँ लोन पेयर है तो इसके चलते होगा +R, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो होगा -I, और उसमें भी यही भी। तो ओवरऑल यदि इससे कंपेयर करोगे तो इसमें तो ना +R है ना -I, कुछ नहीं है। ई दोनों में कम से कम -I तो है ना, तो -I के आधार पे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल होगा रिंग से, और H+ रिलीजिंग टेंडेंसी इसका बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये दोनों जो है ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए इसके तुलना में, और है पीके वैल्यू इसको कन्फर्म कर रहा है। बट ई दोनों को आप कैसे कंपेयर किए, तो देखो ई दोनों में +R इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रुप जुड़ा हुआ है मेटा पे, और मेटा पे +R ऑपरेट नहीं होता है। रीजन क्या है, तो देखो कि जैसे यहाँ इस पर नेगेटिव रहेगा तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे सपोज, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर इसको आप यहाँ कर दोगे तो ये चला जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, मतलब इसमें प्लस आ रहा है ऑर्थो कार्बन और पारा कार्बन पे, और ग्रुप जुड़ा हुआ है मेटा पे, तो कहाँ इसका +R इफेक्ट काम कर रहा है, कहाँ कार्बन के प्लस को हटा पा रहा है,
नहीं हटा पा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ होगा। तो प्लस आर दोनों में से काम किया नहीं, तो अब काम करने वाला है केवल माइनस आई। अब माइनस आई में भी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि पोजीशन तो सेम है, मेटा यहाँ भी मेटा यहाँ भी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो फिनॉक्साइड को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो वाला सबसे कम होगा, क्योंकि ऑर्थो पे जो है आ जाता है प्लस आर, इसमें दोनों आएगा, प्लस आर आएगा और माइनस आई आएगा। तो माइनस आई से ओवरकम कर जाएगा इसका प्लस आर। इस सब में क्या था कि प्लस आर तो ऑपरेट ही नहीं कर पाया, केवल माइनस आई। इसमें दोनों ऑपरेट होगा लेकिन प्लस आर ज़्यादा होगा। क्यों? तो जैसे इस पर आप माइनस दिए थे फिनॉक्साइड, इसको आप यहाँ किए, तो यहाँ किए तो इस कार्बन पे आ गया प्लस, और जैसे इस पर प्लस आया तो अपना लोन पेयर से इसके प्लस को हटा दिया। देखो यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया और अब ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। तो इसका प्लस आर यहाँ काम कर रहा है, इस कार्बन के प्लस को हटाने में मदद किया, जबकि ई दोनों में वो केस नहीं आ रहा था। प्लस आ रहा था ऑर्थो और पारा पे, और ग्रुप जुड़ा हुआ था मेटा पे। तो जब यह ग्रुप मेटा पे जुड़ा हुआ हो तो उसका माइनस आई इफेक्ट ही काम करता है, प्लस आर नहीं। एंड माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो इस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा हो या पारा वगैरह पे जुड़ा हुआ हो तो उस केस में क्या होगा कि प्लस आर और माइनस आई दोनों काम करेंगे, और वहाँ प्लस आर जो है ओवरकम कर जाएगा उसके तुलना में। आप बोलोगे कि यहीं यदि पारा रहता तो क्या होता? यदि पारा रहता तो क्या होता? पारा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, तो पारा पे तो देखो प्लस तो पारा पे भी आ रहा है, तो यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट होगा और माइनस आई भी होगा। तो प्लस आर यहाँ भी लगा, प्लस आर यहाँ भी लगा, ये ठीक है। अब देखेंगे कि माइनस आई ज़्यादा कहाँ लगेगा, तो माइनस आई ज़्यादा कहाँ लगेगा? जहाँ डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पोजीशन अलग है, यहाँ ऑर्थो है यहाँ पारा है। तो ये ऑर्थो बगल में है तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम, और माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा लगा मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ओवरऑल याद यही रखना है हम लोग को कि यदि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है तो फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और यदि वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है तो फिनॉल का एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इतने सारे टर्म्स और इतने सारे हम लोग यहाँ भी देखे पॉइंट्स की में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सभी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे कि कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो आप दोनों चीज़ मिला करके देखो, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों में जो ओवरकम करेगा उस आधार पे आप एक्सप्लेन करोगे इसके एसिडिक नेचर को, और तब जाकर के आप सही रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो इस तरह से फिनॉल का एसिडिक नेचर जो है आज समाप्त होता है। नोट्स में ये सारा जिक्र है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एग्जाम्पल और पीके वैल्यू के साथ सपोर्ट किया गया है उसको। एक्सप्लेनेशन वीडियो में है, यदि अच्छे से समझ पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो बताए कि ओवरऑल दिमाग में आप फिट करोगे और पहले आप रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को समझोगे, वो समझ में आएगा तब जाकर के आप इसको समझ पाओगे कि क्या है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इस चैप्टर को आगे के लेक्चर से हम लोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद।